Hello everyone, welcome to our channel Bio and Beyond. This is our second video on the fundamental unit of life. We'll see one concept at a time. So let's begin. In the previous video, we have discussed about the discovery of cell shape and their function, and unicellular multicellular. In today's video, we'll see the characteristic of cells and about the cell wall, nucleus, cytoplasm and cell membrane. So let's start. First, we'll see the characteristics of cells. Structure unit of life. Cells are the basic building blocks of all living organisms. हमने पहले वाले वीडियो में भी इसको ओनियन पिल एक्सपेरिमेंट से समझा था कि सेल्स जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जैसे ब्रिक्स किसी भी बिल्डिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही सेल्स हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. Plasma membrane controls entry and exit of substance. Cell wall gives extra strength in plant cells. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है कि सेल्स के अंदर कौन सा सब्सटेंस एंट्री करेगा और कौन सा सब्सटेंस एग्जिट करेगा। वैसे ही सेल वॉल जो होता है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ प्लांट सेल में। सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल्स में नहीं होता है। Nucleus and cytoplasm. Nuclear controls activities and stores DNA, while cytoplasm holds organelles. तो जो न्यूक्लियस है वो सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है सेल के अंदर, और ये डीएनए स्टोर करता है। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वाइल साइटोप्लाज्म होल्ड्स ऑर्गेनेलिस। तो जितने भी सेल्स के ऑर्गेनेलिस होते हैं, जैसे कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही साइटोप्लाज्म जो है वो सारे सेल ऑर्गेनेलिस को अपने अंडर होल्ड करके रखता है, जो अलग अलग सेल्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शंस. ऑल लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन हैपन्स इनसाइड सेल्स. तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन का बनना, वो सब कुछ सेल के इनसाइड होता है। ग्रोथ एंड डिविजन. सेल ग्रो एंड डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन. तो सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ताकि सेल्स की ग्रोथ होता रहे, सेल का रिपेयर होता रहे और रिप्रोडक्शन होता रहे। तो जब भी सेल डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप को रिपेयर करने के लिए भी ग्रो करता है, और सेल्स को अगर डिवीजन करना है, एक से दो होने हैं, तो उसके लिए सेल्स रिप्रोडक्शन भी खुद ही करते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. हियर इज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट इज अ बैक्टीरिया. यहाँ पे आप देखेंगे इसके सराउंडिंग में सेल वॉल है, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, और उसके अंदर है न्यूक्लियोइड जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। ये है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, और ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, जिसको हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद एक बार फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स दिखेंगे, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल आपको एब्सेंट दिखेगा। वैसे ही प्लांट सेल में आपको सारे ऑर्गेनेल्स दिखेंगे, लेकिन इसके साथ में सेल वॉल भी है जो इसको एक डेफिनेट शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो we'll discuss about the plasma membrane or cell membrane. The plasma membrane is the outermost covering of the cell that separates it from the external environment. तो plasma membrane जो है वो सेल का outermost covering होता है, जो सेल को external environment से separate करता है. It is selectively permeable, allowing some substance to enter or leave while blocking others. तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये कुछ सब्सटेंस को सिलेक्ट करके एंट्री प्रोवाइड करता है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको सेल्स के अंदर आने से खतरा हो सकता है, तो उसकी एंट्री को ये ब्लॉक कर देता है। और कौन सा सब्सटेंस जो सेल्स के लिए ठीक नहीं है, उसकी एग्जिट को भी यही सिलेक्ट करता है, इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि मूवमेंट, सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे होता है। तो सब्सटेंस का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. यानी कि किसी भी सब्सटेंस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, अचानक मूवमेंट जो होता है, उसको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब वो जाता है, तब हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा से कम की तरफ. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मूव्स आउट ऑफ द सेल व्हाइल ऑक्सीजन एंटर्स व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज लो इनसाइड द सेल. जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, तब वो सेल के बाहर निकलता है, और
साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन का अमाउंट जब कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर कम हो जाता है, तो फिर बाहर के हाई कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की एंट्री होती है लो कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन के ही अंडर आता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स अ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सोल्यूट कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी कि जब वाटर का डिफ्यूजन होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर 3 केसेस हम देखने को मिलता है। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब पानी सेल के अंदर एंटर करता है, तब सेल जो है वो स्वेल्स हो जाते हैं। फिर सेकंड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि नो नेट मूवमेंट। सेम अमाउंट में पानी जब बाहर जाता है और सेम अमाउंट में जब पानी अंदर आता है, तब वो सॉल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें सेल साइज रिमेन्स अनचेंज, यानी कि सेल का साइज जो है वो अनचेंज्ड रहता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब वाटर लीव्स, यानी जब पानी जो है वो सेल को छोड़कर चला जाता है, तब उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स ग्रेन वाटर वाया ऑस्मोसिस, यानी कि बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, या फिर प्लांट के सेल्स जो हैं वो पानी को जो गेन करते हैं वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही गेन करते हैं, यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन का कंडीशन वहां पे बनता है और जो सेल जो है वो स्वेल हो जाता है। सेकेंड है वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। और जब रूट्स जो है वो प्लांट के जब वो पानी ऑब्जर्व करते हैं, तो वो भी जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हियर इज द पिक्चर ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ मैंने एनिमल सेल का भी एग्जांपल लिया है और प्लांट सेल का भी एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब पानी एंटर कर रहा है सेल के अंदर, तो सेल लाइज्ड हो जा रहा है, यानी कि सेल बहुत ज्यादा स्वेल हो जा रहा है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के टाइम नॉर्मल है, यानी कि पानी का लेवल अंदर भी उतना ही है और बाहर भी उतना ही है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के समय सेल के बाहर पानी बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए सेल जो है वो श्रिवल्ड हो गया है। सेम प्लांट सेल में भी ये होता है, जब पानी बहुत ज्यादा प्लांट सेल के अंदर आ जाता है तो उस कंडीशन में उसको हम टर्जिड सेल बोलते हैं। और जब सेम अमाउंट में वाटर अंदर और बाहर होते हैं, तब हम उसे फ्लैसिड सेल बोलते हैं। और जब सेल के बाहर पानी जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में, तब हम उस सेल को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये प्लांट सेल के कंडीशन में बोला जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। Next. Next we'll see the cell wall. Cell wall, a rigid outer layer outside plasma membrane mainly made up of cellulose providing structural strength to plants. तो सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होता है और ये रिजिड आउटर लेयर है आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जो कि सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। Plasmolysis. When a living plant cell lose water through osmosis, the cell contents shrink away from the cell wall. Only living cells can absorb water by osmosis. यानी कि जब प्लांट सेल्स पानी लूज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑस्मोसिस, तो सेल कंटेंट जो है वो श्रिंक हो जाते हैं अवे फ्रॉम द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल से अवे हो जाते हैं। हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ देखिए ये सेल जो है वो श्रिंक हो गया और वाटर बाहर निकल गया। तो सेल वॉल जो है ये साइड में आपका सेल वॉल है और बाकी का जो सेल का कंटेंट है वो कैसे श्रिंक हो गया, देखिए यहाँ पे ये एम्प्टी स्पेस है, तो इस सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। और ये वाटर का ऑब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के थ्रू सिर्फ लिविंग सेल में होता है, डेड सेल ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। Now we'll see the function of cell wall. It helps plant, fungal and bacterial cells withstand hypotonic solution without bursting. यानी कि ये plant cells, फंगल सेल और कुछ बैक्टीरियल सेल्स को हेल्प करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को विथस्टैंड करने के लिए। यानी कि जब सेल हाइपोटोनिक कंडीशन में हो, तो जब पानी का अमाउंट सेल के अंदर बहुत ज्यादा होता है, सेल स्वेल हो जाता है। इस कंडीशन में जब सेल स्वेल हो गया है, तो सेल वॉल ये मेक श्योर करता है कि सेल बर्स्ट ना हो ज्यादा पानी की वजह से, बैक्टीरिया में, फंगस में और प्लांट सेल्स में। इट मेंटेन्स सेल शेप बाय बैलेंसिंग इंटरनल स्वेलिंग विथ वॉल रेजिस्टेंस। ये जो है सेल का शेप बना के रखता है। इट प्रोवाइड्स टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, और जब सेल्स अलग अलग इन्वायरमेंटल चेंजेस को फेस करते हैं, तो ये टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये था सेल वॉल का कुछ फंक्शन और वो कैसे काम करता है।
In the next slide, we'll see the nucleus, which is also called the control center of the cell. Surrounded by a double layer nuclear membrane with pores for materials exchange with the cytoplasm. तो न्यूक्लियस जो है वो डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है और इसमें बीच बीच में पोर्स होते हैं ताकि वो साइटोप्लाज्म के साथ मटेरियल एक्सचेंज कर सके. It contains chromosome visible during cell division which carry DNA the hereditary material. यानी कि इसके पास क्रोमोसोम होता है जो कि जब सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है वो तभी विजिबल होता है और उसके अंदर होता है डीएनए जिसको हम हेरिडेटरी मटेरियल बोलते हैं यानी कि जो पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग में पास ऑन करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए. DNA is a non-dividing cell, exists as chromatin and an entangled thread-like structure. यानी DNA जो है वो एक non-dividing cell है यानी कि ये डिवाइड नहीं होता है जो कि क्रोमेटिन के फॉर्म में सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये entangled thread-like structure की तरह दिखता है ऐसा thread-like structure. जीन्स फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए डायरेक्ट सेलुलर डेवलपमेंट एंड केमिकल एक्टिविटी. तो जीन जो है वो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है जो कि डायरेक्ट करता है सेलुलर डेवलपमेंट को और सेलुलर केमिकल एक्टिविटीज होने के लिए. लास्ट इज सेंट्रल टू सेलुलर रिप्रोडक्शन एंड डिटरमाइनिंग सेल फंक्शन एंड फॉर्म. और न्यूक्लियस जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है और सेल फंक्शन और उसका फॉर्म भी डिसाइड करता है, इसीलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है. ये है न्यूक्लियस का इमेज. यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप, ये एनवलप है. इसके बाद बीच बीच में पोर्स है, ये पोर्स हेल्प करते हैं मटेरियल एक्सचेंज में साइटोप्लाज्म के साथ. उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, सेम वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके बाद ये क्रोमेटिन होता है जो हमने पहले इस स्लाइड में पढ़ा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और डीएनए को होल्ड करता है. फिर इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस और इसके साथ अटैच्ड रहता है एक स्ट्रक्चर, एक सेल ऑर्गेनेलीज जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आप ये टाइनी डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्राउन कलर का, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम. इस सेल ऑर्गेनेल का नाम है राइबोसोम जिसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं. हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है. नेक्स्ट स्लाइड. अब न्यूक्लियस को पढ़ने के बाद सेल्स के दो टाइप्स निकल कर आते हैं. पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल्स. तो न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन किस सेल में कैसा है, इसके बेसिस में सेल्स जो है वो दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स हैज नो ट्रू न्यूक्लियस, डीएनए इज इन न्यूक्लियोइड. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और उनका डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड में होता है. वेयरएस ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. इसका साइज जनरली स्मॉल होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल्स का साइज जो होता है वो लार्ज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर. ऑलवेज यूनिसेलुलर यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी हैं वो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल्स हैं. कैन बी यूनिसेलुलर, कैन बी मल्टीसेलुलर. यानी यूकैरियोटिक सेल्स कभी मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, कभी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. यानी जैसे कि आप प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उनका जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल्स है. फोर्थ इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम. यानी कि इसके पास एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के पास मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो इसके पास मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होता है वेयर एज प्रोकैरियोटिक के पास सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है. तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. Okay. Next, we'll see the cytoplasm. Cytoplasm is a fluid inside the plasma membrane, lightly stained and contains specialized cell organelles. यानी कि ये एक फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, लाइटली स्टेन होता है और ये सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज को कंटेन करता है.
यानी कि ये एक फ्लूइड है जो लाइटली स्टेन होता है, यानी कि जब भी आप किसी सेल को स्टेन करेंगे तो ये जो है वो स्टेन को गेन कर लेता है और इसके पास सारे सेल ऑर्गेनेलिज रहते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। अब सारे सेल ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंड क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि एक सेल ऑर्गेनेली दूसरे सेल ऑर्गेनेली के फंक्शन को डिस्टर्ब ना करे। सारे सेल ऑर्गेनेली अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके बिना डिस्टर्बेंस के, इसलिए सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर शो करते हैं। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। मेम्ब्रेन जरूरी होते हैं अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वायरस लैक्स मेम्ब्रेन, सो दे डू नॉट शो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स अंटिल दे यूज अ लिविंग सेल टू मल्टीप्लाई। यानी कि वायरस जो होते हैं उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए वो कोई भी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास मेम्ब्रेन होता है सिर्फ वही लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन वायरस के पास ऐसा नहीं होता, इसलिए उसे उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो हमेशा डेड ही है अनटिल अनलेस इट एंटर्स अ लिविंग सेल टू मल्टीप्लाई। यानी कि अगर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो वो किसी लिविंग सेल्स को एज अ होस्ट यूज करता है और तब फिर वो लिविंग फॉर्म में आता है जब वो मेम्ब्रेन के टच में रहता है। That's it for today's video. In this video, we have learned about characteristic of cells, nucleus, cytoplasm, cell wall, and plasma membrane. In the next video, we'll discuss about the cell organelles. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to your channel Bio and Beyond, your companion from basics to board. Thank you.